हम नाकाम हैं, हम कमिटमेंट वाले नहीं है जितना कमिटमेंट आरएसएस में दिखता है। ठीक है, उनके पास संसाधन है, उनके पास सत्ता है, उनके पास एक आसान धर्म को लोगों के बीच ले जाने का एक झूठ है, तो झूठ में काम करना आसान होता है, भटकाना आसान है, आग लगाना आसान है। हमें तो आग बुझाने का काम करना है, हमें तो सच कहना है। तो बेशक हमारा काम मुश्किल है, लेकिन आपकी ताकत पूरे देश में पूरी ताकत से उठाना होगा कि फिर आप देश चलाते कैसे हैं, आप कैसे प्रावधान बनाते हैं, किनको घर देते हैं, किनको रोजगार दे रहे हैं, किनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, किनको शिक्षा दे रहे हैं, किनको जमीन का हक आपने दिया। ये सवाल आज राष्ट्र निर्माण की बहस की प्रक्रिया के सबसे बुनियादी सवाल होने। भगत सिंह को शामिल करते हैं, अशफाक उल्लाह खां को शामिल करते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल को शामिल करते हैं। यह परंपरा न्याय की परंपरा है। इस परंपरा में एक दृष्टिकोण था, एक ख्वाब था, और वह ख्वाब भारत के नए राष्ट्र की संकल्पना में ढालने का एक मुकम्मल ख्वाब था। जैसा हमने सोचा है, जैसा हमने चाहा है, वैसा देश कैसा बनेगा। दो तरह के नरेशन चलते हैं इस बात को समझने के लिए हमारे सामने। एक जो पाठ्यक्रमों में चलता है, एक जो बातचीत में चलता है, आम विमर्शों में चलता है, वह यह है कि आजादी के नायकों ने, जो कथित तौर पर आजादी के नायक हैं, उन्होंने जिस ख्वाब को आम जनता के सामने बुना था, वह ख्वाब आजाद भारत में पूरा होगा। तो हम एक मूल्यांकन तो इस बात का करते हैं कि वह ख्वाब कितना पूरा हुआ। 15 अगस्त 1947 को जिस एक नए भारत की नींव पर डाली गई, उस नींव में जो लगी हुई ईंटें थीं, वे कैसी ईंटें थीं? एक तो ये परिभाषा आजादी के कथित नायकों की जो परिभाषा दी जाती है, जिस पर यह कहा जाता है कि गांधी, भगत सिंह और तमाम नायक। दूसरा एक सवाल जो आज के दिन मैं जोड़ना चाहता हूं, वह सवाल यह है कि इस देश में ज्ञात इतिहास जो रहा है दर्शन का, या देश कैसा होना चाहिए इस बात का, उस ज्ञात इतिहास में एक परंपरा यथास्थितिवादी, दक्षिणपंथी, पुनरुत्थानवादी वैचारिकी की है, और उसी के समानांतर दूसरी परंपरा सामाजिक न्याय की वैचारिकी की है। बेशक आप ये कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय आज का शब्द है, तो उस समय की वैचारिकी को क्या कहेंगे? तो उस समय की वैचारिकी के लिए सबसे महत्वपूर्ण टर्म है न्याय, और वह न्याय की वैचारिकी गौतम बुद्ध से शुरू होती है। गौतम बुद्ध के बाद बसवन्ना, कबीर, रैदास, गुरु नानक, चोखा मेला, दक्षिण भारत के तमाम संतों, नारायण गुरु, अंदाल से होती हुई हमारे सामने जिस रूप में मौजूद है, उसमें दक्षिण भारत के ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार, महाराष्ट्र के प्रबुद्ध विचारक नवजागरण के अगुआ ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, उस्मान शेख, और इसके बाद कालांतर में चल करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, पेरियार ललई सिंह यादव, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, राम स्वरूप वर्मा, वीपी मंडल और मान्यवर कांशीराम, जिस बहुजन वैचारिकी की
सियासी प्रयोग धर्मी व्यक्ति, यह एक समानांतर परंपरा आप देखेंगे इस भारतीय इतिहास में हमेशा मौजूद रही। इस परंपरा के लिए मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं न्याय। न्याय की परंपरा है। मेरा यह कहना नहीं है कि जो दूसरी परंपरा है, जो पहली परंपरा जिसको कहा गया, वह अन्याय की परंपरा थी, लेकिन मुख्य धारा, कथित तौर पर मुख्य धारा की उस परंपरा के बहुत बड़े हिस्से को विमर्शों के दायरे से कमोबेश बाहर रखा गया। इसलिए जो बहुजन वैचारिकी है, जिसे मैं इस राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया की असल वैचारिकी कह रहा हूं, जिसमें हम भगत सिंह को शामिल करते हैं, अशफाक उल्लाह खां को शामिल करते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल को शामिल करते हैं, यह परंपरा न्याय की परंपरा है। इस परंपरा में एक दृष्टिकोण था, एक ख्वाब था, और वह ख्वाब भारत के नए राष्ट्र की संकल्पना में ढालने का एक मुकम्मल ख्वाब था। आज 2020 में क्यों न इस बात का मूल्यांकन किया जाए कि आजादी जो 15 अगस्त 1947 को मिली, जिसके लगभग 73 साल होने को है, और जिसे मुकम्मल आजादी के तौर पर कहा जाए तो जब भारत का संविधान लागू हुआ, वह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है और वहां से एक शुरुआत मानी जाती है। तो आज के दिन जब एक नया राष्ट्र बनना था, उन सारे ख्वाबों को पूरा करना था जिनको औपनिवेशिक सत्ता के बेदखली के बाद आम भारतीय आवाम की जनता के लिए, जनता द्वारा जनता पर शासन की उदारवादी लोकतांत्रिक परिभाषा में गढ़ना था। कितना पूरा हुआ? आज हम कहां खड़े हैं? आजादी के 73 साल होने को है, संविधान के 70 साल लगभग होने को है। तो इस बात का मूल्यांकन करना होगा कि आज जहां हम खड़े हैं वह जगह कैसी है, अब तक की हमारी यात्रा कैसी रही, और जो दिशा है, आज जो दशा है और आगे जो जाने की दिशा है, ये दोनों कैसी है। इसका एक विश्लेषण, इसका एक मूल्यांकन हमारी पीढ़ी के लोगों के ऊपर करने की जिम्मेदारी है। तो आज की बातचीत इस पूरे नरेशन को समझने की बातचीत है कि जैसा राष्ट्र निर्माण होना था, इस राष्ट्र को जैसा होना था, क्या यह राष्ट्र वैसा हो पाया? क्या यह उस दिशा में एक बनता हुआ राष्ट्र है? क्या हम इस बात से संतुष्ट हैं कि दिशा ठीक है, इसी पर चलते रहना होगा, मुकाम हासिल हो जाएगा? या ठहर कर विश्लेषण और मूल्यांकन किए जाने की जरूरत है कि इस दशा का दाय क्या है और दिशा क्या है? तो अब इसे अगर समझें तो हम कैसे तय कर पाएंगे कि हम कहां खड़े हैं, हमारे मूल्यांकन की कसौटियां क्या होंगी। हम अपने घर में जब किसी बच्चे के परवरिश करते हैं, बच्चे की परवरिश करते हैं, तो उस परवरिश में हमारे अपने पैमाने होते हैं, हमारे अपनी कसौटियां होती हैं। किस बच्चे का चाल चलन कैसा है, इसे जो अध्ययन दिया जा रहा है, जो शिक्षा दी जा रही है, वह कैसी पहुंच रही है। एक परिवार है, तो उस परिवार में आप सारे बच्चों का विश्लेषण इसी आधार पर करेंगे ना कि सबको शिक्षा एक समान हमने दी या नहीं दी, सबको भोजन एक समान दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे, विकास के अवसर
अपने परिवार के सभी बच्चों को बराबर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, उनका हो रहा विकास उस दिशा में है या नहीं जैसा हम सोचते हैं। यह एक पैमाना होता है, लेकिन यह न्यायप्रिय पैमाना नहीं है। गैर बराबर लोगों के लिए बराबर प्रावधान कभी भी न्यायप्रिय नहीं होते हैं। फिर आप क्या करते हैं? आप अपने परिवार के बच्चों का पहले एक अध्ययन करते हैं कि मेरे परिवार के अमुक 10 बच्चों में 5 बच्चों में अमुक बच्चा उसका जेनेटिक, जैविक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ठीक है, तो उसे आप थोड़ा कम भी ध्यान देंगे तो वो मुख्य धारा में शामिल हो जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक बच्चा ऐसा है जो कुपोषण का शिकार है, जो अंडरवेट है, जिसको कल्चरल कैपिटल, जिसे हम सामाजिक भाषा में शब्दावली में कहते हैं, वह उसके पास नहीं है। तो आपका परिवार जिसमें 10 बच्चे हैं, एक बड़ा परिवार, उसमें आप देखेंगे कि जो सबसे कमजोर माता पिता का बच्चा है वह कुछ मामलों में कमजोर है। जिसके माता पिता नौकरी पेशा थे, उन्होंने अपने बच्चे को ठीक से परवरिश दी, तो वो एक अलग तरह का विकास दिख रहा है उसमें। तो आप अगर मुखिया हैं तो आप उन 10 के लिए पहले यह ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर यह देखेंगे कि जो पिछड़ रहे हैं विकास की प्रक्रिया में, उन्हें क्या विशेष प्रावधान देना पड़ेगा कि वह अपने समकक्ष बाकी बच्चों से कम्पीट कर पाए। यही देश होता है। परिवार को आप निकाल के गांव बनाइए, एक गांव है, गांव के आप मुखिया हैं, क्या गांव के सारे घर बराबर हैं? क्या गांव के सभी माता पिता एक जैसी आईक्यू के हैं? क्या गांव के सभी माता पिता को एक जैसी शिक्षा मिली है? क्या गांव के सभी माता पिता एक जैसी आर्थिक पृष्ठभूमि के हैं? क्या उस गांव के नवयुवक नवयुवतियों में कोई अंतर है? क्या लड़कों को लड़कियों जैसे बराबर के पायदान है क्या? यह आपका विश्लेषण होगा। फिर आपको अगर उस गांव से प्रेम होगा, असल में प्रेम होगा, आपके जहन में न्याय की वैचारिकी होगी, तो आप एक ऐसा गांव नहीं बनाएंगे कि सभी बच्चों को एक जैसा ट्रीटमेंट दें। तो आप जो कमजोर शारीरिक क्षमता वाले बच्चे हैं उनको ज्यादा पौष्टिक भोजन देंगे ताकि मजबूत शारीरिक सौष्ठव वाले बच्चे के बराबर खड़े हो जाए। अगर आप कहें कि नहीं, यह तो अन्याय है, तो यही आपके सामने आज राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया का विश्लेषण का पहला पैमाना होगा कि क्या गैर बराबरों के न्याय के लिए जो प्रक्रिया होगी वह गैर बराबरी नहीं होगी। मसलन अब एक राष्ट्र 73 साल 70 साल बाद जहां पहुंचा है, क्या यह राष्ट्र इस बात का मूल्यांकन कर रहा है कि कुछ जातियां ऐसी थीं जो जातियां सदियों से शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखी गई। आजादी, जंग आजादी के वक्त क्या नारा चलता था? रोटी, कपड़ा, मकान। आज उसमें 3 चीजें क्या जुड़ी हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। ये 6 चीजें किसी भी नागरिक के लिए बुनियादी हैं। एक नागरिक को नागरिक होने का बुनियादी हक है कि उसे रोटी, कपड़ा, मकान के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मिले। क्या 70 साल बाद यह देश इस बात का मूल्यांकन कर रहा है कि उसके हर नागरिक को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मुहैया है या नहीं? दूसरा मूल्यांकन, जिन्हें कभी अब तक की पीढ़ियों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान नहीं मिला, क्या उन्हें मिलना शुरू हुआ या नहीं?
अब इसका विश्लेषण करेंगे तो आपको राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का खोखलापन सामने आएगा। और आज जब आप खड़े होकर देखेंगे 90 के आसपास राष्ट्र निर्माण का एक अगला चरण शुरू होता है मंडल कमीशन के साथ। एक तरफ शिक्षण संस्थानों, बड़े बड़े अकादमिक संस्थानों में SC ST रिजर्वेशन लागू होता है और दूसरी तरफ मंडल कमीशन आने के बाद OBC रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस होता है, लागू होता है। और बहुत तेजी से सदियों से वंचित, शोषित, हाशिए पर ढकेल दी गई पहचान की जातियां मुख्य धारा में होड़ लेने के लिए तैयार होती हैं। अब इस बात का विश्लेषण क्या यह राष्ट्र कर रहा है कि कितने फीसदी दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, पसमानदा, पिछड़े तबके, अति पिछड़े तबके को हमने रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बुनियादी 6 सूत्र हैं मेरे। तो वह पैमाना राष्ट्र का नहीं चल रहा है जिसमें राष्ट्र अपने सभी नागरिकों को यह बात दावे से कहे कि आजादी के समय जिन 85% दलित, पिछड़े, पसमानदा, आदिवासी, अति पिछड़े महिलाओं की भागीदारी राष्ट्र की निर्माण की प्रक्रिया से बाहर थी, हमने उन्हें राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में शामिल किया। अब इसके लिए क्या करना होगा? डेटा लाना होगा, आंकड़े जुटाने होंगे। और आंकड़े जुटाएंगे आप तो खोजेंगे कि कितने ऐसे दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा, मजदूर, किसान, मजलूम, श्रमजीवी, श्रमशील, कामगार, कमेरा वर्ग के लोगों को हमने रोटी देना शुरू किया। ऐसा सक्षम बनाया कि उनको रोटी मिल रही, उनको आवास मिला, उनको तन ढकने के लिए कपड़े मिले। और आज की भागती दौड़ती दुनिया में उन्हें शिक्षा मिली, उन्हें रोजगार मिला, जिसके काबिल वो थे या उनकी काबिलियत को बढ़ा करके हमने यह रोजगार दिया। हमें उनको स्वास्थ्य की सुविधाओं, बच्चा पैदा हुआ सामान्य सी बीमारी से मर गया क्योंकि उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि ऐसी थी, उनके पास रोजगार, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी। आज तक इस देश के पास ऐसा कोई डेटा ही नहीं है, आंकड़े ही नहीं है। और इस आंकड़े का एक आधार है जाति जनगणना। 70 साल बाद यह देश अपने नागरिकों को क्यों न यह बात बताए कि 70 साल पहले 15% दलित तबके के बीच रोटी 10% लोगों के पास थी, कपड़ा 8% लोगों के पास था, मकान 2% लोगों के पास था, जमीनें आधी फीसदी लोगों के पास थी, शिक्षा 0.25% लोगों के पास थी, रोजगार के नाम पर उनके पुश्तैनी पेशे थे, स्वास्थ्य सुविधाएं 1% से भी कम थी। 70 साल बाद हमने उन 15% दलितों में हर व्यक्ति को तन ढकने का कपड़ा दिया, हर व्यक्ति को पेट भरने की रोटी दी, हर व्यक्ति को शरीर छुपाने के लिए मकान दिया, हर दलित को शिक्षा दी, रोजगार दिया, स्वास्थ्य की सुविधाएं मुहैया कराई। क्या ऐसे आंकड़े राष्ट्र के पास आज की डेट में हैं? नहीं है। इसी तरह से 7.5% आदिवासी तबका, 52 से 54% अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, सब मिला लीजिए तो इनके संबंधित आंकड़े, पसमानदा तबके के, जो अल्पसंख्यक तबके के दलित, पिछड़े, आदिवासी लोग हैं, और इन सभी तबकों की महिलाएं, इनके आंकड़े नहीं हैं इस राष्ट्र के पास। तो यह सवाल तो आज पूरे देश में पूरी ताकत से उठाना होगा कि फिर आप देश चलाते कैसे हैं, आप कैसे प्रावधान बनाते हैं, किनको घर देते हैं, किनको रोजगार दे रहे हैं, किनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं हैं,
किनको शिक्षा दे रहे हैं, किनको जमीन का हक आपने दिया? ये सवाल आज राष्ट्र निर्माण की बहस की प्रक्रिया के सबसे बुनियादी सवाल होने चाहिए। ये मेरी पहली बात है। बिना इस प्रक्रिया के विश्लेषण के आप बाहर दुनिया को यह बताते रहेंगे कि आप एक समावेशी, जनतांत्रिक, लोकतांत्रिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष देश है, राष्ट्र है। देश एक 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 अलग सांस्कृतिक टर्म है ना, राष्ट्र एक पॉलिटिकल टर्म है। तो जब हम कह रहे हैं राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया, तो जिन सियासी कंधों पर इस राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया जिम्मेदारी के बतौर सौंपी गई थी, विश्लेषण उनका होगा। तो निर्माण आप किसका कर रहे हैं? राष्ट्र मतलब कौन? अगर आपके यहां भेदभाव किसी एक पहचान पर आधारित नहीं है, अलग अलग पहचान पर अलग अलग प्रकृति के अलग अलग प्रतिशत में भेदभाव इस देश में हुए। जाति के नाम पर सबसे ज्यादा भेदभाव, लैंगिक आधार पर पुरुष और महिला के बीच सबसे ज्यादा भेदभाव महिलाओं के साथ, जाति के नाम पर 85% बहुजन के साथ, शहर और गांव की पहचान के मुताबिक गांवों के साथ सबसे ज्यादा भेदभाव हुआ। पेशों के मुताबिक जो प्राइमरी सेक्टर था, कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग, लोहार, कुम्हार, बढ़ई, मोची, नाई, निषाद, तमाम खेतीहर जातियां, इन पेशों के साथ क्या ट्रीटमेंट किया है इस देश में 70 साल में, और दूसरी तरफ इन पेशों में कितनी 70 साल में बढ़ोतरी हुई, और दूसरी तरफ नए पेशे जिनमें सबसे ज्यादा आर्थिक निवेश किया गया, इन निवेश के पेशों में कितनी भागीदारी 85% बहुजन की हुई। यह आपका दूसरी कसौटी होगी। देश चलाने के लिए अगर हर एक नागरिक एक नमक माचिस की तीली भी खरीदता है, इनडायरेक्ट टैक्स देता है, हर नागरिक इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स पे करता है, जिससे देश चलता है। तो देश के संसाधन जो राजनीति ने, जो कुर्सी पर बैठे लोगों ने देश पर खर्च किया, राष्ट्र पर खर्च किया, वे कहां खर्च हुए? अब ऑब्जेक्टिवली इसे अगर समझेंगे तो कैसे समझेंगे कि उनके खर्च करने के लिए कितने ऐसे स्कूल बनाए गए जिनमें उन पीढ़ी के बच्चों को तालीम दी जा रही है जिनको पीढ़ियों से तालीम नहीं दी गई। इसका कोई आंकड़ा है क्या इस देश में? नई शिक्षा नीति आई है, उसमें ड्रॉप आउट रेशियो बताया गया है कि दलित तबके का जो एनरोलमेंट रेशियो है 8वीं, 10वीं, 12वीं BA में लगातार कम होता जाता है। आदिवासी तबके का एनरोलमेंट रेशियो लगातार कम होता जाता है। पिछड़े तबके में तमाम जातियां ऐसी हैं जो अभी शिक्षा की दहलीज तक नहीं पहुंच पाई हैं। अति पिछड़ी तमाम छोटी छोटी जातियां, जो बड़ी जातियां, कथित तौर पर बड़ी जातियां कही जाती हैं पिछड़े तबके के, वो जैसे जैसे उच्च शिक्षा की ओर बढ़ेंगे कम होती गई और प्रोफेसर तक जाते आते 0 हो गई। यह एक देश के, एक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का विश्लेषण है कि आपने इतना पैसा शिक्षा पर खर्च किया और इससे इस देश के हाशिए पर ढकेले गए वंचित तबके को इस तरह से हमने ग्रेजुअली, क्रमशः शामिल किया और इन्हें शिक्षा दी। नई एजुकेशन पॉलिसी क्या कह रही है? 3000 से कम जहां बच्चे होंगे उन स्कूलों को, उन महाविद्यालयों को बंद कर दिया जाएगा। जिले लेवल पे मेटा विश्वविद्यालय, मेटा स्कूल, मेटा डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। फिर तो आपने राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में उन लोगों को पहले ही बाहर करने का मन बना दिया है जो पहली बार शिक्षा की दहलीज तक आ रहे थे। इसी तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं और अब तो कोविड-19 के
ग्लोबल पैंडेमिक के दौर में यह तो सच्चाई सबके सामने आ गई। मरा कौन? सरकारी अस्पताल किनके लिए हैं? सरकारी अस्पतालों को इस हद तक बर्बाद करने का जिम्मेदार कौन है? सर्दी, खांसी, जुखाम बीमारी, मलेरिया से जान चली जाए, और दूसरी तरफ एक तबका ऐसा बना जो अपने अंगों का प्रत्यारोपण करवा करके कैंसर जैसी बीमारी ठीक करके जिंदा है, क्योंकि उसके जेब में लाखों रुपए हैं। तो अब राष्ट्र को यह विचार करना होगा कि जैसे ही आपने शिक्षा के साथ किया, अशोका, गलगोटिया, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को बनाया, वहां किनके घरों के बच्चे पहुंचे? क्योंकि वहां आपकी परिभाषा में अच्छी तालीम दी जा रही। तो सरकारी स्कूलों से निकल करके कितने लोग इन इंस्टीट्यूशन तक पहुंचे, यह मूल्यांकन राष्ट्र को करना होगा। और किस किस तबके की भागीदारी हुई? दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिलाएं। इन घरों की महिलाएं जो आमतौर पर उनके लिए वेदों में कहा गया असूर्यम पश्या, महिलाओं को चौका, बेलन, घर, चौकी, बर्तन, इसी बच्चे पैदा करना, उनका पालन पोषण करना, परिवार की सेवा करना, महिलाएं। और उन महिलाओं को आपने समाज की राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में कितना पहुंचाया? तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में आपको डेटा देना होगा। जितना निवेश आपने हस्तशिल्प, कुटीर उद्योगों, छोटे छोटे पेशों, कुम्हार, लुहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, तमोली, तेली, तमाम जातियां हैं, छोटी छोटी जातियां हैं, इनके पेशे नव उदारवादी नीतियों के तहत बर्बाद किए गए। तो क्या इन पेशों के हुनरमंद हाथों को कोई नया पेशा मिला क्या? अब तो कोविड-19 के बाद तो नौकरियां जा रही, तो आपकी आर्थिक नीति क्या है? रोजगार की नीति क्या है? इसका विश्लेषण तो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में 70 साल तो बहुत होते हैं करने के लिए। जमीन का मालिकाना हक, संपत्ति का विश्लेषण। पिछली सरकार में सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों में आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए गए। 1% लोगों के पास इस देश के 73% लोगों की संपत्ति इकट्ठा है। वो 1% लोग किस जाति के हैं? उन 1% लोगों में कितने दलित, कितने पिछड़े, कितने पसमानदा, कितने आदिवासी और कितनी महिलाएं हैं? यह सवाल राष्ट्र निर्माण का असली सवाल है, आर्थिक सवाल। कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, पुश्तैनी पेशे क्रमशः बर्बाद किए गए, तो पूंजी किसके हाथ से चली गई? पूंजी किसके हाथ से फिसल गई? इस बहुजन तबके से, वंचित तबके से, शोषित तबके से। महिलाओं के पास पूंजी का मालिकाना हक तक नहीं रहा, जमीन का मालिकाना हक तक नहीं रहा, उनके हाथ से सब निकल गया। तो आज 70 साल बाद इस बात का विश्लेषण होगा कि आर्थिक न्याय में आप कहां खड़े हैं। आर्थिक सवाल, आर्थिक न्याय, आर्थिक पूंजी, जमीन का मालिकाना हक, संपत्ति का विशेषाधिकार, इन सारी चीजों को लेकर के आप कहां खड़े हैं, इस बात का विश्लेषण भी आज आपको करना होगा। और मेरे हिसाब से यह विश्लेषण राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का सबसे अहम विश्लेषण होगा। इस प्रक्रिया के तहत आप एक बनते हुए राष्ट्र की इमारत को देखेंगे कि बुनियाद जैसी पड़ी, इमारत वैसी बनी क्या? बुनियाद में दावा जो किया गया था, बनती हुई इमारत में वे दावे पूरे हुए क्या? यह विश्लेषण आज मेरी बातचीत का एक विश्लेषण का हिस्सा है। और मुझे लगता है कि इस तरह के आंकड़े उस देश के लिए बहुत जरूरी हैं जिस देश में इन संसाधनों के वितरण को, संसाधन का वितरण,
अवसर का वितरण, यानी मौका किसको मिला, मौकों का कोई क्या डेटा होगा क्या। और इसे ही जो सबसे महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी कहा जाता है, कल्चरल कैपिटल, सामाजिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी। तो जो तबका सांस्कृतिक पूंजी से लैस था, उस तबके ने आजादी का, राष्ट्र निर्माण का सबसे ज्यादा लाभ उठाया। जो तबका कल्चरल कैपिटल के लिहाज से वंचित था, इस रेस में सबसे ज्यादा नुकसान उस तबके का हुआ। ये वही रेस है जिसमें 400 मीटर की रिले रेस में जब वृत्त पर घूमते हैं लोग, तो जो सबसे अंदर वाला वृत्त होता है, उस व्यक्ति को सबसे पीछे से स्टार्टिंग पॉइंट दिया जाता है, शुरुआत सबसे पीछे से करता है। सबसे बाहर वाला वृत्त पर दौड़ने वाला व्यक्ति सबसे आगे होता है। यह जो सबसे पीछे और सबसे आगे स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआती बिंदु में अंतर है, यह न्याय है। और आसान भाषा में समझिए, अंदर, सबसे अंदर के वृत्त वाला व्यक्ति सबसे कम चक्कर लगाएगा क्योंकि उसकी दूरी कम है, तो इसको इतना पीछे किया गया, यह है कल्चरल कैपिटल। और बाहर वाले वृत्त को ज्यादा चक्कर लगाना है, इसलिए उसको उतना एडवांटेज दिया गया, उसको उतना विशेष अवसर दिया गया ताकि वो अपने शुरुआत पहले से करे। इस एकमात्र प्रक्रिया में यह राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया अधूरी है। और अब बहुजन की जिम्मेदारी क्या है, सामाजिक न्याय की वैचारिकी की जिम्मेदारी क्या है। अगर सरकारें इस तरह की धूर्तता को करती हैं, साजिश सामने लाती हैं कि वे नहीं बताएंगी आंकड़े कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा महिलाओं के लिहाज से रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पुश्तैनी पेशे, जमीन का मालिकाना हक नहीं है उनके पास आंकड़े, तो अब सामाजिक न्याय के आंदोलनों की, सामाजिक न्याय की वैचारिकी की यह जिम्मेदारी है। अपने अपने लेवल पर काम शुरू करिए। चलिए गांव में छोटी छोटी टीम बनाइए, छोटे छोटे समूह बनाइए, हर तबके की नुमाइंदगी उस समूह में करिए और वहां से आंकड़े जुटाइए। 70 साल बाद इस देश में कितने आंकड़े आपके पास हैं, उन आंकड़ों को गांव से ब्लॉक लेवल पर ले चलिए, ब्लॉक से जिले लेवल पर ले चलिए, जिले से राज्य लेवल पर, राज्य से पूरे देश का आंकड़ा बनाइए। लंबा वक्त है, लेकिन आपकी संख्या भी तो आप कहते हैं 85% है, तो किस बात के लिए 85%? और आप अब तक की आजाद हिंदुस्तान में, आजाद भारत में कुछ तो एक वर्ग आपका तैयार हो गया, हर तबके में एक वर्ग है। अब उस वर्ग के पास संसाधन भी है, नहीं है तो जिसके पास ज्यादा है वो उसको मदद करे। बड़ी जातियां छोटी जातियों की जिम्मेदारी उठाएं, क्योंकि लाभ आपने उठाया है, आरक्षण का लाभ आपने उठाया है, क्योंकि आपके पास भी उनसे ज्यादा कल्चरल कैपिटल थी। ब्राह्मण सवर्ण के इतना नहीं थी, इसलिए तो आप शूद्र में, अति शूद्र में थे, लेकिन आपके बीच से आपके लोग निकले हैं, यह जिम्मेदारी आपकी है। और आपको इस सवाल में जो आंकड़े मिलेंगे, इसको नई भाषा में, आसान भाषा में, गांव के किसान मजदूर की भाषा में, महिलाओं की भाषा में, अनपढ़ लोगों की भाषा में गांव गांव समझाना होगा। आपके इशू क्या होंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के हों, देश में हिस्सेदारी के हों, संसाधनों के वितरण के हों, जमीन पर मालिकाना हक के हों, पुश्तैनी पेशों के हों, कुम्हार, लुहार, नाई, बढ़ई के मुद्दे आपके भाषण में दिखें, आपकी भाषा में, आपकी चिंता में, आपके लेखनी में दिखे कि एक निषाद का पेशा पुश्तैनी खत्म हो गया तो उसके जीवन में क्या बदलाव है। 70 साल के आजाद राष्ट्र में उसको क्या मिला। एक महिला जो दलित घरों की महिला है, जो वाल्मीकि महिला है, जो पसमानदा घर की दलित महिला है, उसकी भाषा में आप उसकी समस्या को एड्रेस करें। यह है बहुजन वैचारिकी के ऊपर जिम्मेदारी।
मेरे हिसाब से आपको नई भाषा चुननी होगी, नई शब्दावलियां गढ़नी होंगी। पुरानी शब्दावलियां काम आएंगी, लेकिन नए सवालों से जोड़ करके आसान भाषा में करके अगर हम इसे गांव गांव नहीं ले जा पाए तो हम तो कुछ समझदार लोगों के बीच यह सब भाषणबाजी करते रहेंगे कि भाई बहुत भेदभाव हो रहा है। तो जिसके साथ भेदभाव हो रहा है उसे हमने एहसास ही नहीं होने दिया कि उसके साथ भेदभाव क्या हो रहा है, और हम गिनती गिनाते रहे कि हम तो 85% हैं, और वो 85% आपस में उनको पता ही नहीं कि उनके साथ भेदभाव क्या हो रहा है। यह है राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का मेरा ख्वाब। मैं एक ऐसी प्रक्रिया देखना चाहता हूं जिसमें न्याय हो, और वह न्याय कागजी ना हो, वह न्याय भाषण वाला ना हो, वह न्याय पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा वाला ना हो। पॉलिटिकल पार्टियां आपको बेच देंगी, कल्चरल मूवमेंट कहां है आपका? क्योंकि आपकी लड़ाई जिससे है, आरएसएस से, वो एक कल्चरल विंग है, और आपके पास उसका कल्चरल अल्टरनेट है, सांस्कृतिक प्रतिरोध का आपकी जमीन है। आप उसमें खड़े नहीं है, बस आप अपने लोगों को वहां खड़ा नहीं कर पा रहे। तो यह जिम्मेदारी बहुजन वैचारिकी की है, बहुजन चिंतकों की है, बहुजन एक्टिविस्टों की है, बहुजन बुद्धिजीवियों की है। पहली चीज तो वो समावेशी बने और न्याय को अपनी भाषा में, अपने एक्शन में, अपने प्रोग्राम में, अपनी चेतना में ले आए। वह न्याय सामाजिक हो, वह न्याय लैंगिक हो, वह न्याय आर्थिक हो। तभी इस राष्ट्र के बनने की प्रक्रिया का एक समग्र विश्लेषण हम कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है मुझे जितना बात कहनी थी मैंने अपनी बात पूरी कर ली है। एक बार मैं आपसे आपके सवालों को देखता हूं। अभिषेक आनंद जी का सवाल है कि फिर संविधान लागू होने के इतने साल बाद भी राष्ट्र निर्माण बहुजनों की भूमिका नगण्य क्यों? मैंने उसकी वजह बता दी। क्योंकि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया जब शुरू हुई तो उसमें एक बात यह थी कि समावेशी भूमिका होगी, सबको बराबर की जिम्मेदारी मिलेगी। जिसके पास जो बड़ी कुर्सियों पर बैठा था उसकी जिम्मेदारी थी कि वो सबको लेकर चलेगा। लेकिन कमजोर, वंचित, शोषित, दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा, इनके बीच से लीडरशिप नहीं उभर पाई, उन्हें उभरने दी गई। तो जो लीडरशिप धीरे धीरे उभरी उसके बहुत बड़े तबके को उन्होंने अपने में मिला लिया, खरीद लिया, उनके जमीर को खरीद लिया, उनके उसूलों को खरीद लिया, किसी कुर्सी के दाम पर, किसी पैसे के दाम पर। तो वो लड़ाई जो एक सांस्कृतिक लड़ाई हो सकती थी, नए राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में वो मध्यम पड़ गई। इसलिए हमारी भूमिकाएं नगण्य हैं। संविधान मुकम्मल दस्तावेज, तो जैसा मैं ये कह रहा हूं कि संविधान मुकम्मल है तो जितना मौजूद है उतने में मुकम्मल है। जितना है संविधान उतना ही लागू कर दें। संविधान में तो संशोधन भी हो रहे हैं। पेरियार ने पहले ही संशोधन कराया था। संविधान उसकी छूट भी देता है कि आप और इंक्लूसिव बनिए। पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्षता, ये सारे समाजवादी शब्द तो संविधान में संशोधन करके जोड़े गए। तो जो है संविधान में उसको लागू करा पाए, यह भी बड़ी बात है। फिर उसे और बेहतर करें और उसको मिलाएं। सामाजिक न्याय के लिए टाइम नहीं है। नहीं, देखिए, हम अपनी पूरी कौम को गुलामी की हिमायती नहीं कह सकते। मान्यवर बंसीलाल सोनी जी, मुझे लगता है कि हर घर, हर तबके में एक तबका होता है जिसको मौका मिलता है कि वो अच्छी तालीम पाए, वो अपनी सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करे। वह जो मौका है ना, जिनको मिला उन्होंने धोखा दिया। जिन्हें मौका मिल ही नहीं पाया, आप सारा दोष उन पर मढ़ते हैं कि वो फला को वोट दे देता है, वो सचेत नहीं है। हम जो सचेत हो गए, उन्होंने अपने विचारकों को, जिनको मौका नहीं मिला, उन तक पहुंचाया क्या? कितनी पे बैक टू सोसाइटी के ग्रुप बने हुए। दलितों में फिर भी मिल जाते हैं, आदिवासियों में कम मिलते हैं। आदिवासियों में भी, पिछड़े तबके के एक भी ग्रुप बताइए जो पे बैक टू सोसाइटी में कमिटमेंट के साथ काम करते हैं, सबको साथ लेकर। जातियों के ग्रुप बने हुए हैं और उन जातियों के लोग भी छोटा छोटा काम करके खुश होते हैं। एक बड़ा कल्चरल रिवॉल्यूशन नहीं है। तो जिनको मौका ही नहीं मिल पाया, हम उन्हें गुलाम, हम उन्हें बिका हुआ, ये सब नहीं कहते। हम कमजोर हैं। जो लोग जानकार हुए, जो लोग सक्षम हुए, ये उनकी जिम्मेदारी थी। चूक हमारी है। हम जानबूझकर अपनी चूक को किसी और के ऊपर थोप के हैं ताकि हम अपनी जिम्मेदारी से बच पाए।
दिनेश मौर्य जी का सवाल है कि लोगों में धर्म हावी है, आज के समय में उससे बाहर कैसे निकले लोगों को ताकि वो भेदभाव। धर्म एक बड़ा दिलचस्प मसला है। आजकल मैं जिस चीज को सोच रहा हूं, पिछले कुछ समूहों में बातचीत भी हुई है, मैं एक आसान सा फार्मूला आपको देता हूं। जब भी आप लोगों को यह कहने लगते हैं कि आपको धर्म छोड़ना है, हम कह रहे हैं हम आपको धर्म से बाहर निकालेंगे, अचानक वह घोर धार्मिक व्यक्ति, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, उसको एक डर लगने लगता है कि अरे धर्म चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या। तो धर्म से आप उसे जब दूर करने की भाषा बोलते हैं तो वो आपके प्रतिक्रिया में खड़ा हो जाता है कि नहीं नहीं, ये धर्म भ्रष्ट लोग हैं, ये पापी हैं। आप टर्मिनोलॉजी बदलिए, आप कहिए कि किसानी धर्म कहा गया, जो लौकिक धर्म था, जो किसान चेतना का था, जो हर पुश्तैनी पेशे के, हर पुश्तैनी जातियों के अपने कुल देवता हुआ करते थे, जहां कोई पंडा पुरोहित नहीं था, जहां कोई देवी देवता नहीं था, उनकी शादियां, उनके घर के रीति रिवाज उनके अपने कुल देवता से होते थे। जो कोई देवता नहीं थे वो उनके प्रतीक थे, वो उनकी पहचान के प्रतीक थे। किसानों के बीच से, पेशों के बीच से रीति रिवाज बने थे, उत्सव है, पर्व है, उनके ऊपर हमने जबरदस्ती थोपा है ये जो ब्राह्मणवादी धर्म है। तो ब्राह्मणवादी धर्म की काट हमारे पास है लौकिक धर्म, कृषक धर्म, जो आम धर्म, जो उसे धर्म कह लें या उसे रीति रिवाज कहिए, जो हमारे किसानी चेतना में हजारों सालों से था। हमारे अपने कुल देवता होते थे, हमारे अपने रीति रिवाज होते थे, हमारे अपने खेती किसानी और पुश्तैनी पेशे से जुड़े हुए उसमें काम थे, उसमें उत्सव मनाते थे हम। ये उत्सव आप ब्राह्मणिकल हेजमनी ने ध्वस्त कर दिया है और ऊपर से एक देवता बिठा दिया, ये राम है, ये कृष्ण है, ये शिव है, इन्हीं की पूजा करनी है। इसके काट हमें ढूंढना है। अपने आप लोग ब्राह्मणवादी हेजमनी से दूर हो जाएंगे। लौकिक धर्म जो कबीर का था, जो रहदास का था, कबीर वाली भाषा में आइए, कबीर वाली भाषा में चलिए समझाते हैं। मुझे लगता है हम लोगों को समझा पाएंगे। तो सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार के साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद देखता हूं, मुश्किल दौर है, मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम एक उम्मीद से चलें कि विपरीत परिस्थितियों में भी हम अगर अपने को संभाल पाए और अपनी कमियों को ढूंढ पाए। हमारे में कमियां हैं, हम नाकाम हैं, हम कमिटमेंट वाले नहीं हैं जितना कमिटमेंट आरएसएस में दिखता है। ठीक है, उनके पास संसाधन है, उनके पास सत्ता है, उनके पास एक आसान धर्म को लोगों के बीच ले जाने का एक झूठ है। तो झूठ में काम करना आसान होता है, भटकाना आसान है, आग लगाना आसान है। हमें तो आग बुझाने का काम करना है, हमें तो सच कहना है। तो बेशक हमारा काम मुश्किल है, लेकिन आपकी तादाद भी तो ज्यादा है। धीरे धीरे कोशिश करते हैं, इस राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का विश्लेषण करें, पे बैक टू सोसाइटी को और मजबूती से, शिद्दत से महसूस करें, गांव गांव चलें, लोगों को जोड़ें, लोगों को सचेत करें। आने वाला कल हमारा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। जय भीम, जय मंडल, जय पसमानदा, जय संविधान। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।